हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथ का चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, मैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात करूँ तो जो आपने इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ा है ना, इससे जो पहले वाला चैप्टर था चैप्टर 8, उसकी वीडियो में मैंने डाल रखी है। आपको इंट्रोडक्शन पार्ट और एक्सरसाइज के संग सारे पार्ट करा रखे हैं। उसके बाद अब हम उसके सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने और PYQs करने, सेम इसकी भी करेंगे उसी की तरह जैसे उसके करें। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की जो एक्सरसाइज सबसे पहली थी 8.1, उसमें जो ट्राइंगल की हेल्प से आप निकालते थे ना टेन थीटा कॉट थीटा वगैरह, वो सिर्फ उसी का प्रयोग करेंगे, सिर्फ उसी का यूज़ करेंगे और ये पूरी एक्सरसाइज हमारी हो जाएगी। सबसे ज़्यादा इजी चैप्टर है ये। किसी किसी बुक में इस चैप्टर का नाम हाइट एंड डिस्टेंस नाम से भी होता है, हाइट एंड डिस्टेंस, या फिर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, कुछ भी बोल लो, हाइट एंड डिस्टेंस भी होता है इसका नाम, तो आप कंफ्यूज मत होना। इसमें एक क्वेश्चन और आता है PYQ में बहुत बार पूछा गया है, क्लाउड वाला क्वेश्चन। वो हालांकि इस एक्सरसाइज में नहीं है, पर वो मैं आपको कराऊंगा जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। इसमें सिर्फ आपको छोटी सी थ्योरी है 5 मिनट की, और सिर्फ क्वेश्चन है, और याद रखना सारे क्वेश्चन सेम है। मतलब आपने एक क्वेश्चन कर लिया ना, उसके बाद 14 क्वेश्चन लगातार कंटिन्यूसली चलते जाएंगे, सेम एक ही प्रकार है। ठीक है, तो अगर वीडियो बढ़ी गई तो हम सेकंड वीडियो में उसका आधा पार्ट कर सकते हैं, पर ट्राई करूँगा इसी वीडियो में ख़त्म करें। बिना कोई देरी करें हम चालू करते हैं, इसके हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हो जाएगा ये चैप्टर। ठीक है, चैप्टर 9 है हमारा। इसमें मैं आपको दिखाऊं तो लाइन ऑफ साइट और एंगल ऑफ एलिवेशन, दो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। पहला आपका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, ये जो थीटा होता है, मान लो यहाँ पे कोई एंगल है, ये आपने थीटा माना, तो ये जो एंगल है इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी कि यहाँ से कोई बंदा खड़ा होके, यहाँ पे एक इंसान है, वो एक बिल्डिंग की हाइट को देखे, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। जो उसकी जहाँ तक देखता है वो, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, जहाँ पे लिखा हुआ है लाइन ऑफ साइट। और ये जो हॉरिजॉन्टल ये जो लाइन है, ये वाली हॉरिजॉन्टल, इसकी मैं बात करूँ, ये वाली हॉरिजॉन्टल, इससे जो एंगल नापा जाता है वो हमारा थीटा, उसको बोलते हैं एंगल एलिवेशन। जहाँ तक नीचे से हमारे एंगल हमारा हम जा सकते हैं उसको बोलते हैं एंगल एलिवेशन। अगर ये थोड़ा और पीछे जाता तो ये वाला यहाँ तक हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होता, मतलब हम जहाँ से जहाँ तक जा सकते हैं। अच्छा, ये तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। अच्छा, उसके बाद मैं बात करूँ, फिर से देख लो, एंगल ऑफ एलिवेशन जहाँ तक हमारी नज़र जा सकते हैं नीचे से, हॉरिजॉन्टल लेवल से। अच्छा, सेम उसका उल्टा डिप्रेशन, अगर हम किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो जाएं, जैसे कि ये बच्ची यहाँ पे खड़ी है, बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो जाए, यहाँ से अगर हम देखें हम नीचे किसी ऑब्जेक्ट को, तो ये हमारी लाइन ऑफ साइट होगी। ये बात याद रखो, ये लाइन ऑफ साइट होगी ऑब्जेक्ट को। और इस हॉरिजॉन्टल लेवल को अगर मैं ये मान लूँ, तो इस हॉरिजॉन्टल से ये जो होगा, ये हमारा अगर एंगल ऑफ थीटा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन याद रखना, एंगल ऑफ डिप्रेशन और ये वाला एंगल, ये वाला बराबर होगा थीटा ही। क्यों, आप मुझे बताओ, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं बन गए, तो ये वाला एंगल ही ये वाला एंगल होगा, ये बात याद रखना। एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर ऊपर से नापते हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, और नीचे से नापते हो तो ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। बस ये दो चीज़ पता होनी चाहिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, और बस अब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे समझ में आया। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से डायरेक्ट याद रखो, एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से, और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से। और ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन ये जो होता है उतना ही हमारा ये वाला होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, आपको ये याद रखना है। बस अब तो एक्सरसाइज चालू करते हैं, इसके साथ कुछ नहीं है। ठीक है, अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूँ तो जैसे कि एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन फर्स्ट देखो। अच्छा, एक्सरसाइज 9.1 का मैं क्वेश्चन फर्स्ट देखूँ, अ सर्कस आर्टिस्ट, एक सर्कस का आर्टिस्ट है क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, एक 20 मीटर लंबी रोप है, विच इज़ टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड। आपने देखा होगा बहुत बार टाइटली स्ट्रेच कर देते हैं कुछ अपनी फिसल पट्टी, आप जो झूला होता है हमारा, उस पर जब आप झूलते हो तो उसकी तरह हम रस्सी को यूँ टेढ़ा कर देते हैं। वही बोल रहा है 20 मीटर की लॉन्ग रोप है, विच इज टाइटली स्ट्रेट एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज स्टार्टिंग। देखो ये रहा फिगर, एक पोल है, आपको पोल के बारे में बोल रखा है, पोल है ए बी, हमारा पोल है। इस पोल से ऊपर से यहाँ से आपने एक रस्सी को बांधा, ये रही रस्सी 20 मीटर को आपने यहाँ से बांध दिया, और इस ग्राउंड से, इस वाले ग्राउंड से ये जो एंगल दे रखा है ये वाला आपको 30 डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है, यानी कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। फिर से सुन लो, एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये जो एंगल है यही हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक है, यही हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है, यहाँ से नाप रहे हैं हॉरिजॉन्टल लेवल से यूँ, इस पोल की हाइट नापनी है। अच्छा, सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे, आप देखो आपको करना कैसे। आपको जो दिया है और जो पूछा है उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप निकालनी है। यूज़ क्या करना है, आपको सिर्फ ये यूज़ करना है, आपको ये पता होना चाहिए। मैं वापस आपको बता देता हूँ, वैसे आपको पता होने चाहिए थे।
साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनियस, फिर से बता रहा हूँ, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट थीटा ये होता है अपना बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा कॉसेक थीटा का हालांकि यूज़ नहीं होगा, फिर भी आपको बता देता हूँ, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और अपना कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। बस, अब इसके सिवा कुछ यूज़ नहीं होगा भाई इस चैप्टर में। देखो, अच्छा हम इसी फिगर को देखते हैं। आपको पूछा क्या है, आपको हाइट पूछी है, इसको एच मान लो, आपको इसके और इसके बीच में रिलेशन चाहिए, तो इसके हिसाब से ये क्या है, इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, और इसके हिसाब से हाइपोटेनियस है। परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस किस में आते हैं, अरे भाई साइन थीटा ही तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर मैं आंसर फर्स्ट की बात करूँ, आंसर 1 की बात करूँ, साइन थीटा, और साइन थीटा यानी कि थीटा की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री, साइन 30, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है एच, हमें पता नहीं, हाइपोटेनियस कितना दे रखा है 20। अच्छा, साइन 30 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो 1/2 और h अपॉन 20। अच्छा, इस 2 से इसको काटा 10, h की वैल्यू क्या आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h की वैल्यू आ गई हमारी 10। ये हमारा आंसर हो गया, मीटर लिख लो। ऐसे सॉल्व करने हैं आपको। और एक और क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ, समझ में आया। जो पूछा है उसको लिंक करो इनसे टेन थीटा वगैरह से, और इक्वल्स टू के बाद आपको वैल्यू रखनी है और सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको और समझ में आएगा। क्वेश्चन फर्स्ट हुआ, क्वेश्चन सेकंड और देखो, इसमें हमें फिगर बनाना पड़ेगा। क्या बोल रहा है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। आपने देखा होगा, मान लो ये एक ट्री है, वैसे ही बना रहा हूँ अभी। इस ट्री को अगर मैं यहाँ से तोड़ दूँ, बीच में से इस ट्री को अगर मैं यहाँ से तोड़ दूँ, आपको दिखेगा ये जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला गिर के यूँ कुछ बेंड हो जाएगा। ये वाला हिस्सा है, इसको अगर मैं गिरा दूँ तो ये कुछ ऐसे बेंड हो जाएगा। ये वाला हिस्सा अब यहाँ से, ये वाला हिस्सा अब यहाँ से यहाँ आ गया, देख रहे हो आप, ये वाला हिस्सा बेंड हो गया। तो आपसे यही पूछा है, तो अगर मैं आपसे ट्री की लेंथ पूछूं तो ट्री की टोटल लेंथ क्या होगी, एक ये वाली और एक ये वाली, इन दोनों का सम ही तो होगी ट्री की लेंथ। इन दोनों को मैं जोड़ दूं, इन दोनों को जोड़ दूं तो मैं ये तो होगी ट्री की लेंथ टोटल, क्योंकि टूटने के बाद और टूटने के पहले टोटल लेंथ ये होगी। तो इसका मैं फिगर अच्छे से बनाता हूँ। देखो, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, यानी कि मान लो एक ट्री दे रखा है, ठीक है, और ये मान लो यहाँ से टूट जाता है, ये यहाँ से टूट गया, ठीक है। ये जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है इसका, ये वाला हिस्सा ये टूटा हुआ मैंने यहाँ शो कर दिया है, ठीक है। ये वाला हिस्सा टूट के, पर मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। अच्छा, और चलते हैं आगे। अगर मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से बनाने की कोशिश करूँ, ठीक है, ये मैंने ये मतलब डॉटेड टाइप बना दिया है, ठीक है। अच्छा, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ ट्री टचेस द ग्राउंड, टच कर रहा है ट्री ग्राउंड को, और ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 विद इट, याद रखो ग्राउंड के संग बना रहा है 30 डिग्री, बोला है ग्राउंड के संग 30 डिग्री बना रहा है। अच्छा, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, टॉप कहाँ टच कर रहा है, यहाँ पे, और फुट ऑफ द ट्री ये रहा, ये कितना दे रखा है, टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, ये आपको 8 मीटर दे रखा है। अच्छा, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, आपको ट्री की हाइट बतानी, याद रखना ट्री की हाइट क्या होगी, ट्री की हाइट एक तो आपकी ये होगी, मान लो इसको x, और एक ये होगी ट्री की हाइट, मतलब टोटल तो यही है। अगर ये वाला हिस्सा y है, इसको मैं अगर y बोलूँ, इसको अगर मैं y बोलूँ तो ये वाला हिस्सा तो यहाँ आ गया है, तो आपको इन दोनों को जोड़ के बताना है। जो आपका आंसर होगा, आंसर आपका x प्लस वाई होगा, ठीक है। x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ रख देना, ठीक है। अगर मैं पहले आपसे बोलूँ कि x की वैल्यू निकालो, तो x और 8 को कैसे जोड़ रहा है, इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो सबसे पहले tan 30 निकालो, tan 30 ये क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी कि x और बेस यानी कि 8, जो हमें दे रखा है और जो हमें से पूछा है उन दोनों को लिंक करो। tan 30 क्या होता है 1/√3, और ये होता है x अपॉन 8, ठीक है। मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 8/√3 इक्वल्स टू x, ठीक है। अच्छा,
अब अगर y और बेस को लिंक करें, आप परपेंडिकुलर को भी लिंक कर सकते हो कि परपेंडिकुलर निकल आया, पर बेस को ही लिंक करते हैं। परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, इसके हिसाब से ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है cos 30 इक्वल्स टू बेस यानी कि 8 अपॉन हाइपोटेनस यानी कि y। cos 30 कितना होता है, √3/2, √3/2 यानी कि 8 अपॉन y। और हम आगे बढ़ें, y की वैल्यू चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो y की वैल्यू आ जाएगी 16/√3। ठीक है, 16/√3। और हमसे हमारा आंसर क्या होगा, x प्लस वाई, ये हमारा आंसर होगा x प्लस वाई। तो चलो x प्लस वाई को यहाँ निकालते हैं। x प्लस वाई की वैल्यू अगर मैं यहाँ पता करूँ, ये हमारा आंसर होगा x प्लस वाई यानी कि 8/√3 प्लस 16/√3 इक्वल्स टू 16 प्लस 8 24/√3। इतना ही आंसर छोड़ दो, या फिर और आगे अगर आपको करना है तो 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 इंटू 3, और 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, और नीचे √3 है ही है। इस √3 से ये √3 कट गया तो बचा क्या, बचा हमारे पास 8√3। या फिर ये आंसर हो सकता है, या फिर और अगर आपको करना है तो √3 की वैल्यू रखो 1.43 लगभग। ठीक है, 1.43 लगभग वैल्यू रखो और 8 को 1.43 से मल्टीप्लाई करो, जब निकाल लो पॉइंट में। तीनों ही आंसर करेक्ट है, कोई भी रख लो। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया, यही था इजी। थर्ड वाला करते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, सारे क्वेश्चन से मैं फिर बोल रहा हूँ। थर्ड वाले क्वेश्चन को देखिए, कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड। एक कॉन्ट्रैक्टर ने स्लाइड, 2 स्लाइड, वो बच्चे खेलते हैं पार्क में जो होते हैं, 2 स्लाइड करने के लिए बोला, गौर से देखते जाना। 2 स्लाइड, इसको मैं बताता हूँ। 2 स्लाइड हमको इंस्टॉल करनी है। अच्छा, और 2 स्लाइड फॉर चिल्ड्रन पार्क इनफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट 1.5। एक की हाइट 1.5 है और ये एक स्लाइड है। अच्छा, एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 30, और ये जो एंगल दे रखा है ये आपको दे रखा है कितना, 30 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, और 1.5 यानी कि 3/2, 1.5, 1.5 लिख रहा है ये भाई, 1.5 लिख देता हूँ। कुछ लोग तो भाई साहब ऐसे हैं, ये पूछ लेंगे कमेंट करके ये 3/2 कहाँ से आया, 1.5 ये भैया ये। और दूसरा है वेयर इज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप ऑफ 3 मीटर। ये जो हो गई, सॉरी, ये जो होगी ये दे रखे अपने 3 मीटर, तो थोड़ी सी बड़ी बना लेते हैं इसको, और इसको करें हम यहाँ पे, और ये अपना यहाँ ये 3 मीटर दिया है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। ये 3 मीटर, ये वाला जो हिस्सा दिया है ये 3 मीटर। अच्छा हाँ, और ये 60 डिग्री दिया है, ये वाला हमें जो दिया है वो 60 डिग्री दिया है। सॉल्व करते हैं। वॉट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, मतलब आपको ये स्लाइड की लेंथ है, यानी कि इस केस में x मान लो, इस केस में y मान लो, आपको x और y दोनों की वैल्यू बतानी है। तो पहले वाले केस में बात करूँ, इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस को कौन वो करता है करेक्ट, sin 30 मतलब sin थीटा। परपेंडिकुलर यानी कि 1.5 और हाइपोटेनियस यानी कि x। इस sin 30 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 और 1.5 को मैं लिख सकता हूँ 3/2, और x यहाँ पे चल ही रहा है। इस 2 से ये 2 कट गया, x को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो x की वैल्यू आ गई 3 मीटर, यानी कि इस केस में जो हमारी स्लाइड है वो 3 मीटर की है। सेकंड वाले केस को ट्राई करें। सेकंड वाला केस कह रहा है इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो अगेन परपेंडिकुलर हाइपोटेनस को जो कनेक्ट करता है वो अपना क्या होता है, sin 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी कि 3 और हाइपोटेनस यानी कि y। sin 30 होता है √3/2 इक्वल्स टू 3/y। इस 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस 3 को मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो। √3 से √3 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू आ गई 2√3, y की वैल्यू आ गई 2√3, यहाँ से y की वैल्यू 2√3। तो ये दोनों आपके आंसर है। पहले केस में आपका आंसर है 3, दूसरे केस में आपका आंसर है 2√3। आपको समझ में आया होगा, होप। नेक्स्ट वाला पार्ट करते हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट की बात करें, ठीक है, इजी इजी से क्वेश्चन है, सारे सेम है इसलिए थोड़ी स्पीड में कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन, क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। मान लो एक टावर दे रखा है, सब में आपको ऐसे फिगर बनाना है। एक टावर, ये रहा एक टावर, ठीक है।
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मान लो एक पॉइंट दे रखा है ये रहा, और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है यानी कि इसका जो ये वाला एंगल है, इसका जो ये वाला एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन यही तो बोलते हैं, ये जो एंगल है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको 30 डिग्री फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। टावर का फुट यही तो है, इस फुट ऑफ टावर से ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दे रखा है। टावर का टॉप ये, टॉप ऑफ टावर ये, अच्छा, विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। ये 30 मीटर की दूरी पे। आपको क्या नहीं है, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर को h मान लो। हाइट को और बेस को कौन लिंक करता है, मतलब परपेंडिकुलर और बेस, तो 10, तो 10 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 30 क्या होता है, 1/√3। अच्छा, h/30 अगेन 30/√3। याद रखो मैं रेशनलाइज करता हूँ, जो अभी तक मैं करता रहा हूँ ना, √3 को मैं सॉल्व करता हूँ, वो रेशनलाइज है। रेशनलाइज का मैं अभी भी जो ऊपर कर रहा हूँ वो मैं डायरेक्ट 3 से जैसे अब काट दूँ, इस 3 को मैं √3 × √3, वो क्या होता है, वो ये होता है रेशनलाइज। 30/√3 रेशनलाइज होता है इंटू √3/√3 इक्वल्स टू 30√3 अपॉन √3 इंटू √3 3, इसको मैंने काटा 10, तो ये आ जाएगा 10√3 मीटर। ठीक है, वो मैं ये चीज़ करता हूँ, रेशनलाइज ही होता है जो मैं अभी ऊपर करता आ रहा हूँ। ठीक है, वो पूरा तरीका ये होता है, मैंने आपको करके दिखा दिया, वरना आपको कन्फ्यूजन रहता, फिर से कोई ना कोई बच्चा होता जो पूछता ये कैसे करते हो, तो रेशनलाइज करना भी सिखा दिया। ठीक है, क्वेश्चन 4 हो गया, क्वेश्चन 5 पे आते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 5 का कह रहा है, क्वेश्चन 5 कह रहा है काइट इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑफ द ग्राउंड। मान लो एक काइट यहाँ पे उड़ रही है 60 मीटर, ये जो आपको लेंथ दे रखी है ये आपकी कितनी है, 60 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन 5, 60 मीटर की लंबाई वे ग्राउंड से द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू अ पॉइंट। ये किसी पॉइंट पे, यानी कि मान लो एक ग्राउंड पे एक पॉइंट दे रखा है, इसकी दूरी पे मान लो यहाँ, इस वाले पॉइंट पे मुझे पता है ट्राइंगल ही बनेगा हर हाइट और डिस्टेंस एक क्वेश्चन में, तो किसी पॉइंट पे मान लो ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमने ये स्ट्रिंग बांध रखी है, वो काइट जो होती है उसकी। अच्छा, टेम्पररी पॉइंट, द इंक्लिनेशन स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, ग्राउंड के संग जो इंक्लिनेशन है ये दे रखा है 60 डिग्री, 60 डिग्री ये भी। अब फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लेंथ यानी कि x, ये वाली लंबाई। एज्यूम दैट देयर इज नो स्लैक। ठीक है, उसको छोड़ो, वो कोई नहीं है, वो बोल रहा है स्लैक नहीं, मतलब वो कहीं से ढीली नहीं है, टाइट है। ठीक है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस को कौन कनेक्ट करता है, sin 60 इक्वल्स टू कितना, ये अपना परपेंडिकुलर यानी कि 60 ये एंगल है, और परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस sin 60 होता है √3/2, √3/2 यानी कि 60/x, और मैं x की वैल्यू निकालूँ तो ये आ जाएगी 120/√3। यहाँ पे इसको भी मैं रेशनलाइज कर देता हूँ, √3/√3 और x को देखें तो 120√3 और √3 इंटू √3 ये अपना 3 हो जाएगा, √3 इंटू √3 3, ये अपना 40 आ जाएगा, 40√3। x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, यहाँ से x की वैल्यू आ गई अपनी 40√3 मीटर। ठीक है, सॉल्व। सारे क्वेश्चन एक जैसे मैंने बोला है, अब तक हम कितने 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। आप देख रहे होंगे सब क्वेश्चन में सिर्फ ये ट्राइंगल बनाते हैं और सॉल्व करते जाते हैं जो जो दिया हुआ है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन 6, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय। मान लो एक 1.5 मीटर टॉल बॉय, ये रहा क्वेश्चन, पढ़ते जाओ लाइन। अ 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक टॉल बिल्डिंग दे रखी है, मान लो यहाँ पे कितनी, 30 मीटर की, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, और एक बंदा इतनी दूरी पे इससे खड़ा है, एक बच्चा इतनी दूरी पे खड़ा है, मतलब ये जो है ये सॉरी ये वाली जो लंबाई है, ये वाली लंबाई जो दे रखी है, ये दे रखी है 30 और ये दे रखी है 1.5। ये एक इंसान खड़ा है यहाँ पे एक इंसान खड़ा है और ये एक बिल्डिंग है। ठीक है, अच्छा द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज हाइट टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। मतलब पहले वो बंदा जब देखता है तो मान लो, सॉरी इसको मैं बनाऊं, पहले ये बंदा यहाँ खड़ा है, ये लंबाई मैंने बनाई, पहले ये बंदा जब इस बिल्डिंग को देख रहा है तो ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल आ रहा है, ये एंगल आ रहा है अपना 30 डिग्री। कितना,
30 डिग्री। उसके बाद क्या हुआ, ये बंदा यहाँ से आगे चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया और यहाँ पे आ गया। मान लो ये बंदा कहीं यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आ गया, जब ये यहाँ से, जब मैं इस बंदे को यहाँ पे ले आया, मान लो ये बंदा चलता 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 यहाँ पे आ गया। अब जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है इस बिल्डिंग का ये, तो अब इस एंगल ऑफ एलिवेशन जो दे रखा है इस बिल्डिंग का, ये दे रखा है 60 डिग्री। कितना? 60 डिग्री बोल रहा है ना। फ्रॉम 30 डिग्री 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। मान लो ये बिल्डिंग से यहाँ से चलता हुआ, मैं दिखा नहीं रहा आपको, ये बिल्डिंग से, चलो आपको दिखा देता हूँ। ये बिल्डिंग से चलता हुआ अब यहाँ पे आ गया। अब ये डिस्टेंस इसने कैलकुलेट, मतलब सॉरी डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये वाला डिस्टेंस। अब ये यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। अच्छा, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा क्या है वो देख लेते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग। मतलब आपको यही वाला डिस्टेंस बताना है, आपको ये वाला डिस्टेंस बताना है। ये कितना होगा, मान लो ये डिस्टेंस x है। अच्छा, और इस वाले डिस्टेंस को भी आप कुछ मान लो, ठीक है, ये y है, मान लेते हैं। बता रहा हूँ आपको x बताना है, लेकिन आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, आपने x। तो हमारा जो आंसर होगा, हमारा फाइनल आंसर जो होगा वो हमारा x होगा, यानी कि x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, आपको ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, आप बोलोगे कौन सा बड़ा वाला ट्रायंगल? ये वाला, मैं आपको करके बताता हूँ। ये वाला ट्रायंगल, ये वाला, ये ट्रायंगल बड़ा वाला, ये दिख रहा है? हाँ जी सर, दिख रहा है। अच्छा, ये बताओ, ये वाली लंबाई है, ये वाली लंबाई भी कितनी होगी? 1.5। ये वाली लंबाई 1.5 होगी, ठीक है, ये वाली लंबाई 1.5 होगी, इसको लिख लेते हैं। ये वाली लंबाई 1.5 है। अच्छा, अगर ये वाली लंबाई 1.5 है तो ये वाली लंबाई कितनी बची? कौन सी? ये वाली मतलब हाइट, अगर ये वाली हाइट कितनी बची? अरे भाई 1.5 उड़ा दे, यानी कि 28.5 ये लंबाई बची। तो अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को यूज़ करूँ, सिर्फ इस वाले ट्रायंगल को, बड़े वाले को देखना, इस वाले ट्रायंगल को यूज़ करूँ, तो मैं लगाता हूँ इस वाले ट्रायंगल में, इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर, तो tan 30 की वैल्यू निकालते हैं। tan 30 परपेंडिकुलर क्या है? 28.5, और हाइपोटेनस क्या है, वो सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या है? पूरा x प्लस वाई, पूरा बेस ये है, ठीक है, x प्लस वाई पूरा बेस ये आ रहा है फिलहाल, ठीक है। सॉल्व करते हैं। tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3, ठीक है, और 28.5 और x प्लस वाई अभी हमारा चल रहा है, ठीक है। और काम करते हैं। अब देखो इस छोटे वाले ट्रायंगल को देखो, कौन से को? ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल। चलो इसमें देखते हैं। इसमें देखो तो tan 60 लगाते हैं इस बार। tan 60 की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूँ, परपेंडिकुलर यानी कि 28.5, परपेंडिकुलर 28.5 लिख रहा है, थोड़ा देख लेना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि y, और √60 कितना होता है? वो 60 कितना होता है? √3, 28.5 और y की वैल्यू। तो बस आपको यहाँ से क्या करना है, ऐसा करते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालूँ, y की वैल्यू होगी 28.5 अपॉन में √3, ठीक है, 28.5 अपॉन में √3, ये y की वैल्यू आ गई। और हमें क्या बताना है? हमें बतानी है x की वैल्यू। तो बस इस 28.5 को यहाँ रख दो। ऐसा करो, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 20 √3 इंटू 28.5, ठीक है। और इस y की जगह पे मैं इसको रखूँ x प्लस 28.5 अपॉन में √3, इसको मैंने रखा, और 28.5 √3 मेरा यहाँ पे चल रहा है। अब आपको x बताना है, तो इस वाली वैल्यू को इस तरफ ले जाओ, 28.5 √3, इसको मैं इस तरफ लाया, माइनस 28.5 √3। ऐसा करो, 28.5 को यहाँ से कॉमन ले लो। यहाँ से अगर मैं कॉमन लूँ 28.5 को, तो मेरा बचेगा यहाँ पे √3
-1/√3, ठीक है। और सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। करने के लिए आपका आंसर आ गया, बस आप सॉल्व कर रहे हो, आप मतलब आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हो। एलसीएम लूँ तो √3 × √3 3 - 1 2/√3, ठीक है। और 2/√3 और इसको मैं रेशनलाइज कर दूँ तो √3/√3, ठीक है। और आगे कर दो 28.5, सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ भाई 2√3 और नीचे बचा 3 और इस 3 से इसको काट दे तो ये आ जाएगा 9 या 27.5। तो आंसर आ जाएगा अपना x = 5 2 या 10 0 1 कैरी 9 2 18 19.0√3, यानी कि टोटल में लिखूं तो x की वैल्यू आ जाएगी 19√3, 19√3। ये आपकी x की वैल्यू मीटर में लिख लेना, ठीक है। आपका आंसर हो गया। इतना था भाई। वैसे हमारा क्वेश्चन तो वहीं सॉल्व हो गया था, ये तो बस हमें से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 6 हो गया। क्वेश्चन 7 पे चलो। बड़ा नहीं था, फिर बोल रहा हूँ, हो हमारा वहीं गया था, बस हमें से सिंप्लीफाई कर रहे थे और थोड़ा सा। अच्छा, क्वेश्चन 7 देखो। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 7 की अगर मैं कहानी सुनूँ तो ये बोल रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। मान लो एक टावर दे रखा है, एक टावर दे रखा है यहाँ पे, और एक पॉइंट दे रखा है, मान लो यहाँ पे ये बिल्डिंग। अब ये बोल रहा है बॉटम एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। मान लो ये एक टावर है, इस टावर का ये तो बॉटम है, देख रहे हो आप, ये वाला हिस्सा तो बॉटम हो गया, लिख देता हूँ मैं, ये वाला हिस्सा तो इसका बॉटम है और ये इसका टावर का टॉप है। इस वाले पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम और टॉप का दे रखा है आपको। टावर फिक्स्ड है, ये तो दे रखा है आपको 45 डिग्री, 45, और ये आपको दे रखा है 60 डिग्री। तो एक एक करके दोनों ट्राइंगल में लगा लेंगे, मतलब छोटे वाले बड़े वाले में। अच्छा, आपको पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अच्छा, बॉटम ऑफ द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। 20 मीटर हाई बिल्डिंग, ये जो आपको दे रखी ये बिल्डिंग दे रखी है 20, और आपको पूरी की मतलब आपको ये पूरे जो टावर है ये पूरा मान लो ये x है, तो आपको x + 20 पूरा टावर की जो लेंथ है वो बतानी है, x + 20। एक बार इस छोटे वाले ट्राइंगल में आप लगाओ, छोटा वाला ट्राइंगल, यानी कि ये मैं बता देता हूँ, आप एक बार इसमें पाइथागोरस ये रूल लगाओ, एक बार इसमें और एक बार इस बड़े वाले में। पहले छोटे वाले में लगा लेते हैं, फिर बड़े वाले में लगाएंगे, ठीक है। अगर मैं छोटे वाले की बात करूँ तो tan 45 निकालो पहले। tan 45 कितना होता है? परपेंडिकुलर। tan 45 के लिए परपेंडिकुलर अपना 20 है। इस बेस को कॉमन को मान लो, इसको x नहीं, इसको मान लो कुछ b, नहीं सॉरी b भी मत मानो, सब कुछ आपने पहले से मान रखा है। इसको मान लो y, ठीक है। बेस को कुछ मान लेते हैं, अभी हमें पता नहीं है, बेस वैसे हमसे पूछा भी नहीं है, इसको वैसे ही मान लो y। तो बेस की जगह पे मैं y लिख देता हूँ। अच्छा, tan 45 1 होता है, तो 20/y, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 20, यानी कि ये वाली वैल्यू तो आपको 20 पता लग गई। हमें चाहिए नहीं थी, फिर भी हमें निकाल ली, ठीक है। निकाल ली क्या भाई? निकलेगी, ठीक है। ये वाला हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम बड़े वाले ट्राइंगल में लगाएं tan 60। tan 60 कितना होता है? परपेंडिकुलर यानी कि 20 + x अपॉन बेस यानी कि 20। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करने लगते हैं इसको। सॉल्व करें तो tan 60 की वैल्यू पुट करो। tan 60 होता है √3, और अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, = जब आ जाए और अपॉन फ्रैक्शन देखे तो 20√3 = 20 + x। अच्छा, बहुत आप आंसर देखोगे पॉइंट में भी दे रखा है, किसी किसी जगह पे आप पॉइंट में ले आओ या फिर ऐसे ही छोड़ दो, बात एक ही है, ठीक है। 20√3 - 1 = x। आपसे क्या यही पूछा था? नहीं भाई, आपसे क्या पूछा था वो बता दूं मैं आपको। आपसे पूछा था पूरी हाइट टावर की, यानी कि x + 20 की वैल्यू पूछी थी। x हमारी ये आ गई, इसमें 20 और जोड़ दो,
तो 20 प्लस 20 यही तो है हाइट ऑफ टावर। तो x क्या है 20√3 माइनस 20 और प्लस 20, इससे ये कट गया तो बचा क्या 20√3, यानी कि 20√3 आपकी टावर की हाइट है। ये हाइट है आपकी किसकी, टावर की हाइट है 20√3। ठीक है, होप आपको ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, ये टॉप पॉइंट ऑन द ग्राउंड ये हो गया बिल्डिंग वाला। अब नेक्स्ट 7th के बाद 8 वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो 8 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। पेडेस्टल यानी कि बिल्डिंग ही मान लो, मतलब आपको एक पेडेस्टल दे रखा है, टॉप ऑफ पेडेस्टल मान लो, एक पेडेस्टल ये दे रखा है और इसके ऊपर आपने एक स्टैचू रख रखा है 1.6 मीटर, आपने इसके ऊपर एक स्टैचू रख रखा है, ये रख रखा है स्टैचू। ठीक है, स्टैचू रख रखा है 1.6 का, ये 1.6 दे रखा है क्वेश्चन 8, ये 1.6 मीटर का दे रखा है टॉल स्टैचू फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू। स्टैचू ये इसका टॉप है वो है कितना 60 डिग्री। अगर मैं ग्राउंड से अगर एंगल ऑफ एलिवेशन नाप, तो चलो नापते हैं। ग्राउंड पे कोई हाइट दे रखी है, मान लो ये आपको दे रखी। अच्छा, इसको हम रेड से मानते हैं, इसको हम रेड से बना लेते हैं। ठीक है, ये अच्छा स्टैचू फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू। स्टैचू का टॉप है वो जो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है वो आपको दे रखा है कितना 60 डिग्री। अच्छा, फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल, और पेडेस्टल है उसका टॉप क्या है, पेडेस्टल का जो टॉप है वो ये, और ये आपको दे रखा है, इसको अगर मैं कंसिडर करूँ यहाँ तक इसी सेम पॉइंट से, ये आपको कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है कितना ये दे रखा है आपको 45 डिग्री। तो बस एक बार छोटे वाले ट्रायंगल में एक बार बड़े वाले ट्रायंगल में लगा लो, ये आप h मान लो, दे रखा है कुछ एलिवेशन। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, आपको h की वैल्यू निकालनी है और इसको मान लो कॉमन बेस x। तो एक बार 1045 लगाते हैं, 1045 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी कि h अपॉन बेस x, इसकी वन होती है तो x इक्वल्स टू h, यानी कि h और x की वैल्यू दोनों सेम आएंगी क्योंकि 1045 1 होता है। अब एक बार 1060 की वैल्यू लगा लो, 1060 की बात करें तो 1.6 प्लस h परपेंडिकुलर, ये h है, इसको मैं थोड़ा और यहाँ पे लिखता हूँ दूर, 1060 होता है परपेंडिकुलर 1.6 प्लस h परपेंडिकुलर वो बेस x। अच्छा 1060 होता है √3, अच्छा 1.6 प्लस h, इस x और h बराबर है तो इसको भी मैं h मान लेता हूँ। ठीक है, अच्छा h को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे √3h इक्वल्स टू 1.6 प्लस h, इस h को एक तरफ ले आओ तो √3h माइनस h इक्वल्स टू 1.6, और आगे बढ़ते हैं 1.6 और आगे बढ़े, h कॉमन लिया तो ये बचा √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6, और h की वैल्यू आ गई अपनी 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अच्छा √3 माइनस 1 तो आ गई बेटू, पर अगर आपको वो करना है क्या रेशनलाइज, तो रेशनलाइज करते थे क्योंकि रूट डिनोमिनेटर में रूट पसंद नहीं, रेशनलाइज किया। अच्छा h की वैल्यू आ गई 1.6 और √3 प्लस 1, और √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1 क्या होता है, ये होता है a माइनस बी और a प्लस बी का मल्टीप्लाई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर 2 वो 3 माइनस 1 2, इस 2 से मैंने इसको काटा तो 0.8, तो आंसर हमारा फाइनली आ जाएगा h की वैल्यू 0.8 अरे यार वापस आंसर आ जाएगा 0.8 और √3 प्लस 1। ठीक है, 0.8 √3 प्लस 1, ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन अपना 8 वाला भी हो गया है। क्वेश्चन 6 देखो, क्वेश्चन 9 देखो, क्वेश्चन 9 का कह रहा है, क्वेश्चन 9 कह रहा था
एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग बना लो, एक बिल्डिंग दे रखी है, इस बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि कहीं नीचे से होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन तो यही होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्वेश्चन आएंगे, टेंशन मत लो। द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, यानी कि इसके ऊपर एक और कोई पॉइंट होगा, एक और कोई पॉइंट है, इसको दूसरे कलर से, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, सॉरी फिगर कुछ ऐसा नहीं बनेगा, ये बोल रहा है एक द एंगल ऑफ टॉप, एक बिल्डिंग, सॉरी एक बिल्डिंग दे रखी है और इससे अगर मैं एक डिस्टेंस नापूं, कहाँ का, यहाँ पे एक टावर दे रखा है और टावर की लंबाई इससे बड़ी है। अच्छा, आप बोलोगे इस टावर की लंबाई बड़ी क्यों है, वो मैं अभी बता देता हूँ। और फुट तो सेम ही है, फुट की अगर मैं बात करूँ, फुट आपका सेम है क्योंकि बिल्डिंग और वो तो एक ही हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे खड़े रहते हैं ना। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, मतलब बिल्डिंग से एंगल ऑफ एलिवेशन या तो नीचे होगी, नीचे से तो ऊपर जाएगा, तो ये जो दे रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन, अच्छा देखो अब द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, टावर का जो फुट है is 30 and the angle elevation of the top of tower from the foot of building is 60. The angle of elevation of the top of tower from the foot of angle of elevation of the top of building from the foot of the tower, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गई यार, फिगर को थोड़ा और ठीक से बनाते। अगेन बी क्या है, टी क्या है, उसको देखते हैं, थोड़ी कन्फ्यूज हो रही है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मान लो टावर एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60। ये दे रखा है ऐसे, यहाँ से ये इसका और यहाँ से ये इसका, ये दोनों डिस्टेंस दे रखी है। देखो आपको समझ में आएगा, यही दे रखा है, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस। देखो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मान लो ये टावर दे रखा है और ये बिल्डिंग दे रखी है, ये टावर दे रखा है, ये बिल्डिंग दे रखी है, ठीक है, ये टावर दे रखा है और बिल्डिंग दे रखी है। अच्छा, टावर बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग का जो टॉप है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, इस टावर के फुट से, वो दे रखा है 30 डिग्री। इसको उल्टा कर लो, ये 30 डिग्री दे रखा है, कम एंगल, यानी कि ये बी होगा, ये टी होगा। टावर बड़ा हो, वो टावर बड़ा होता है इसलिए ये टी होगा और ये बी होगा, ठीक है, ये 30 डिग्री। और दूसरा एंगल कितना दे रखा है, ये अपना दे रखा है 60 डिग्री। अच्छा, ये जो बेस है ये तो कॉमन है, इसको कुछ मान लो एक्स। हमसे क्या पूछा है, इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, ये जो आपको टावर दे रखा है ये आपको 50 मीटर लंबा दे रखा है। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि एच की वैल्यू पूछिए, ठीक है। याद रखना टावर हमेशा बिल्डिंग से बड़ा होता है, ठीक है। अच्छा, सॉल्व करते हैं, दोनों ट्राइंगल में एक एक बार लगा लेते हैं। पहले हम 10 30 की वैल्यू निकालते हैं। चलो 10 30 यहाँ पे परपेंडिकुलर यानी कि एच अपॉन एक्स, परपेंडिकुलर यानी कि 1/√3 इक्वल्स टू एच अपॉन एक्स। यहीं रुक जाओ, बगल में निकाल लो 10 60 की वैल्यू। 10 60 यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 50 अपॉन एक्स, अगेन 10 60 √3 इक्वल्स टू 50 अपॉन एक्स। एक्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ पढ़ दो 50 अपॉन √3। अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ते तो आगे हमें क्या मिलता है, आगे हमें x की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू अब यहाँ से यहाँ पुट कर दो, यहाँ पे पुट करते हैं x की वैल्यू। तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू √3h और x की वैल्यू आ जाएगी 50 अपॉन √3 इक्वल्स टू √3h। यही है, बिल्कुल यही है। अच्छा, 50 √3 हो गई, मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 अपॉन 3, ये हमारी h की वैल्यू, यही हमारा आंसर है भाई, h की वैल्यू यही आ जाएगी, ठीक है। इतना ही था इसका। हाइट ऑफ टावर निकालनी थी, निकाल ली, h की वैल्यू तो निकालनी थी, ठीक है।
और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 पोल्स, क्वेश्चन 10 को देखो, 2 पोल्स, क्या क्वेश्चन 10, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर, मतलब दोनों पोल हैं, एक पोल मान लो ये ग्राउंड है, इससे एक पोल यहाँ खड़ा है और एक पोल यहाँ खड़ा है और दोनों की लंबाई बराबर है, ठीक है। 2 poles of equal height are standing opposite to each other on the either side of road which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of pole is 60. एक का 60 है और एक का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है। अच्छा याद रखो, जो पास में होगा वो एंगल बड़ा होगा, यानी कि ये पास में तो ये 60 है और ये दूर है ये 30 छोटा होगा। ये टोटल 80 दे रखी है टोटल लेंथ, अगर ये x है तो ये 80 माइनस x होगा। अगर ये पूरी लेंथ 80 है तो ये x है, तो इस वाली लेंथ को घटा दो इस पूरी में से, तो ये वाली लेंथ वही तो आएगी 80 माइनस x। अच्छा, इन दोनों की हाइट सेम है विच इज़ 80 मीटर वाइड। अच्छा, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। अच्छा, आपको एक तो ये h है तो ये भी h, एक तो आपको h की वैल्यू निकालनी, एक आपको ये डिस्टेंस निकालना है, आपको x और h दोनों निकालने। तो दोनों ट्रायंगल में एक बार लगा लेते हैं। tan 60, चल जल्दी, tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 यानी कि √3 इक्वल्स टू h अपॉन x, और इसमें भी लगाऊँ मैं tan 30, tan 30 लगाएं तो इसमें आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन 80 माइनस x। अच्छा, ये होता है 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू h अपॉन 80 माइनस एक्स। और आगे बढ़ते हैं, h की वैल्यू की बात करूँ तो ये आ जाएगा √3x, h की वैल्यू मल्टीप्लाई करें तो h √3 इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स। अच्छा, h की वैल्यू रखूँ तो √3x, √3 इंटू √3, यहाँ पे √3 रखूँ तो √3 इंटू √3 3x इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स, माइनस एक्स यहाँ आएगा तो 4x इक्वल्स टू 80, 4 से ये काटो 20, तो x की वैल्यू आ गई 20। x की वैल्यू 20 आती मामला सॉल्व, h की वैल्यू हो गई 20√3, तो h की वैल्यू 20√3, x की वैल्यू 20, और एक और डिस्टेंस निकालनी थी ना 80 माइनस एक्स, ये वाली डिस्टेंस की और बात करें तो 80 माइनस एक्स यानी कि 80 माइनस 20, ये अपनी हो जाएगी 60। ठीक है, तीनों ही हमारे आंसर है, 60 भी हमारा आंसर है, 20√3 भी हमारा आंसर है, और x इक्वल्स टू 20 भी हमारा आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन 10 भी हो गया। क्वेश्चन 11, 5 क्वेश्चन बच रहे हैं हमारे। क्वेश्चन 11 देखते हैं। टीवी टावर, एक टीवी टावर दे रखा है, स्टैंड ऑन अ बैंक ऑफ कैनाल, कैनाल की बैंक पे खड़ा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 60। एक एंगल हमें 60 डिग्री दे रखा है। क्वेश्चन की वो मत पढ़ो, फिगर दे रखा है, फिर उसमें टेंशन नहीं क्या है। फ्रॉम अप अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, 20 मीटर की दूरी पे एक और पॉइंट दे रखा है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको ये हाइट है ना, ये जो टावर की हाइट है ये निकाल लेंगे, इसको h मान लो। अच्छा, एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, और जो कैनाल की विड्थ है वो भी निकालनी, यानी कि ये डिस्टेंस भी निकालना है। ठीक है, ये पूछा ना, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ टावर इज 60 फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट। ठीक है, अच्छा निकालते हैं, दोनों में एक बार लगा लो। तो पहले tan 60 में लगाते हैं, tan 60 अपना परपेंडिकुलर यानी कि h अपॉन एक्स, tan 60 होता है √3 h अपॉन एक्स, दोनों निकालने h और x, तो x √3 ये आपका h आ गया, पहली इक्वेशन। दूसरी, इस पर 30 लगा दो, tan 30 की बात करें तो परपेंडिकुलर h अपॉन बेस यानी कि 20 प्लस एक्स, सेम अभी भी क्वेश्चन किया था उसकी तरह ही हो रहा है सेम। tan 30 अपना 1 अपॉन √3 आ जाएगा, h की वैल्यू कितनी है x √3, और ये अपना 20 प्लस एक्स चल ही रहा है, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपना 3x आ जाएगा, और 20 प्लस एक्स, और x को यहाँ ले जाएंगे तो 2x इक्वल्स टू 20, तो 2 से 20 को काट देंगे तो x की वैल्यू डायरेक्ट हमारी यहाँ से 10 आ गई। x की वैल्यू 10 आ गई तो इस x की वैल्यू को यहाँ रख दो, तो 10√3 ये हमारी h की वैल्यू आ गई। आंसर हो गए दोनों, h की वैल्यू भी आ गई, x की वैल्यू भी आ गई, ये आपको निकालना था। ठीक है, क्वेश्चन 11 हो गया। क्वेश्चन 12 करते हैं। क्वेश्चन 12 देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ केबल टावर इज 60। मैंने बोला ना टावर बड़ा होता है, तो टावर की लंबाई, टावर आप मान लो ये आपको एक टावर दे रखा है और ये आपको एक बिल्डिंग दे रखी है। ठीक है,
फुट तो दोनों का सेम ही होगा क्योंकि बिल्डिंग और ये दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आपको जो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है इस बिल्डिंग टावर का वो दे रखा है कितना, वो देख लेते हैं। अच्छा, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये जो लेंथ है ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ केबल टावर 60, ये आपको 60 डिग्री दे रखा है। अच्छा, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स फुट फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप टावर इज डैश एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट। याद रखो इसके टावर का टॉप तो साइड दे रखा और यहीं से आपका जो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहा है इसके फुट तक, ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है यानी कि ये वाला जो एंगल है ये कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है 45 डिग्री। अगर ये 45 है तो ये भी 45 ही होगा अल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है। समझ में आया। एंगल ऑफ डिप्रेशन इस वाले केस में दे दिया, बिल्डिंग से ही एलिवेशन का टॉप टावर के टॉप तक एलिवेशन और टावर के फुट का एलिवेशन वो डिप्रेशन 45 दे रखा है। अब आपको क्या निकालना है। अच्छा ये बताओ, ये 7 है तो ये भी 7 है, सामने वाली 7 है। अच्छा ये कॉमन दे रखा है, इसको आप कुछ मान लो x, हमें पता नहीं है। हमसे पूछा है डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि आपको ये y है, आपसे पूछा है y+7 का आंसर। टावर की हाइट यही तो है y+7। तो एक बार ट्राइंगल दोनों पे लगा लेते हैं। एक बार हम लगाते हैं 1060 का खेला यहाँ देखते हैं। 1060 की मैं बात करूँ तो परपेंडिकुलर यानी कि y अपॉन बेस यानी कि x, तो 1060 होता है √3 इक्वल्स टू y अपॉन x को यहाँ भेजें तो x√3 ये हमारी y की वैल्यू आ गई। पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी को सॉल्व करो, इस वाले ट्राइंगल में लगाऊँ, इस वाले ट्राइंगल को देखो। 1045 परपेंडिकुलर अपॉन बेस 7 अपॉन x, तो x की वैल्यू 7 क्योंकि 45 की तो 1 होती है। x की वैल्यू 7 चुपचाप से यहाँ रख दो, x की वैल्यू 7 यानी कि 7√3 ये हमारी y की वैल्यू होगी। डायरेक्ट आंसर, कुछ करना ही नहीं था मेहनत। अच्छा हमारा आंसर लेकिन ये नहीं है, हमारा आंसर है y+7 टावर की हाइट ये तो, और 7√3 + 7 यानी कि 7√3 + 1 ये हमारा आंसर होगा। मीटर लगा लेना हाइट ऑफ टावर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 30 के 13 की बात करूँ, सॉरी 13 क्वेश्चन 13 की अगर मैं बात करूँ तो आप देखोगे क्वेश्चन 13 है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर लाइट हाउस फ्रॉम द सी, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 70 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स। मतलब आपको एक लाइट हाउस दे रखा है, लाइट हाउस, और यहाँ से आपकी 2 शिप हैं, एक शिप यहाँ है और एक शिप आपकी कहीं यहाँ पे है। 2 शिप दे रखी है, ठीक है, 2 शिप दे रखी है। एक शिप आपकी यहाँ पर है और एक शिप आपकी यहाँ पर है। अच्छा इसको मैं इससे ही बना लेता हूँ। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हम यहाँ से नापेंगे। इसने बोला है ना एंगल ऑफ डिप्रेशन एज ऑब्जर्व फ्रॉम द 75 मीटर हाई लाइट हाउस, ये 75 मीटर का हाई लाइट हाउस है, इससे हमने ऑब्जर्व किया द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 एंड 45, जो पास में होगी यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका 30 डिग्री होगा और ये वाला आपका 45 डिग्री होगा। 45 क्यों, क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेट के हिसाब से ये बड़ा वाला एंगल पास में आना चाहिए और यहाँ पे 30। मैंने आपको फिर से बोल रहा हूँ, बिल्डिंग के जो पास होता है वो एंगल बड़ा होता है, ठीक है 75। अच्छा आपको क्या बताना है, बिहाइंड द, आप देखो इफ वन शिप इज एक्यूरेटली बिहाइंड, इसके बिहाइंड एक शिप है, ऑन द सेम साइड एक ही साइड में दोनों, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स। आपको ये डिस्टेंस बतानी है। मान लो आपको ये x दे रखा है और ये आपको y दे रखा है, आपको x की वैल्यू बतानी है। तो सॉल्व कर लेते हैं, दोनों ट्रायंगल में एक बार लगा लेते हैं। एक बार 1045 लगाओ, 1045 लगाऊंगा तो 75 अपॉन y और 45 1 होता है तो y इक्वल्स टू 75। ये तो डायरेक्ट आ गए, ये वैल्यू आपको 75 डायरेक्ट दे रखी है। अच्छा आपको x बताना है आपको। अच्छा 1030 लगाते हैं, 1030 लगाऊँ तो 1030 होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है 75 + x y + x। अच्छा 1030 क्या होता है 1/√3 इक्वल्स टू 75 + x। अच्छा भाई और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ें तो √3 75
इक्वल्स टू 75 प्लस एक्स। अच्छा 75 को इस तरफ लिया, ये मल्टीप्लाई में। अच्छा 75 को इस तरफ लिया है इक्वल्स टू एक्स, तो 75 को कॉमन ले लो यहाँ से, 75 कॉमन लिया तो यहाँ पे हुआ √3 माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स। ये आपकी लंबाई, ये आपका आंसर आ गया एक्स की वैल्यू। ठीक है, ये भी हो गया, क्वेश्चन 13 हो गया। क्वेश्चन 14 को देखो, क्वेश्चन 14 क्या कहता है? क्वेश्चन 14 कहता है आपका 1.2 मीटर टॉल स्पोर्ट्स गर्ल। ठीक है, ये वाली जो ये लड़की खड़ी है यहाँ पे, इसकी जो लंबाई है वो 1.2 है। अच्छा, तो यहाँ पे भी 1.2 होगा। अगर ये 1.2 है छोटा सा, तो ये वाला हिस्सा कितना होगा? मैं इस वाले हिस्से को गायब करके बोल रहा हूँ, ये 1.2 है, ये पूरा 88.2 है, तो ये छोटा सा हिस्सा कितना होगा? 87। अगर मैं इस पूरे 88.2 में से इस 1.2 लड़की की हाइट को हटा दूँ तो 87 ही तो होगा ये, सॉरी 87, हाँ 87, 2 हटा 88, 87। ठीक है, अच्छा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल। इस गर्ल की आई से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो सबसे पहले 60 डिग्री, फिर बलून दूर जाता गया तो फिर वो 30 डिग्री हो गया। गौर से देखो। अच्छा, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। अच्छा, आपसे क्या पूछा है? आपसे ये पूछा है ये बलून है जो ये वाला डिस्टेंस कितने टाइम में, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। ये डिस्टेंस पूछा है, मान लो ये एक्स है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये वाला आपको एक्स दिया है। ठीक है, अच्छा ये वाला एक्स है, तो ये वाला डिस्टेंस आप इसको थोड़ी देर के लिए वाई मान लो। अच्छा, ये वाली भी 87 ही होगी अगर ये सामने वाली 87 है, हाइट चेंज नहीं हुई है, हाइट सेम रही है, सॉरी 8.7 नहीं 87, और ये वाई है, ये एक्स है। तो एक बार 10-30 लगा लो, एक बार 10-60 लगा लो। ट्राइंगल को देखो, 10-30 वाला ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है, इस 10-30 के हिसाब से परपेंडिकुलर 87 है और बेस है हमारा y प्लस एक्स। 10-30 होता है 1/√3 और 87 अपॉन वाई प्लस एक्स, और मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ अगर थोड़ा सा तो y प्लस एक्स इक्वल्स टू 87√3। पहली इक्वेशन ये चल रही है, इसको यहीं धरा रहने दो, अभी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी आगे। ठीक है, अब आ रहा है 10-30 हो गया, अब आता है 10-60। 10-60 रखो, 10-60 आप जैसे ही रखोगे 10-60 के हिसाब से परपेंडिकुलर है 87 और बेस है y, तो √3 इक्वल्स टू 87 अपॉन y की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकाल के यहाँ रखूँ तो y आ जाएगा 87 अपॉन √3। आपको किसकी वैल्यू, आपको आंसर चाहिए, आपको x की वैल्यू चाहिए, तो इस y की वैल्यू को यहाँ रख दो। y की वैल्यू है 87 अपॉन √3 प्लस एक्स इक्वल्स टू 87√3। एक्स की वैल्यू चाहिए तो इस तरफ ले आओ, वही हर क्वेश्चन में ये तो करते आ रहे हैं। अब कॉमन ले लेंगे, फिर रेशनलाइज कर देंगे, सेम प्रोसीजर अपना रहे हैं। एक्स की वैल्यू 87, √3 कॉमन लिया, √3 माइनस 1 अपॉन √3। ठीक है, और आगे बढ़ूँ कि x इक्वल्स टू 87 √3, 3 माइनस 1 2 अपॉन √3, रेशनलाइज करेंगे √3। अब तक तो आपको आ जाना चाहिए √3 रेशनलाइज। सेम प्रोसीजर अपना रहे हैं, सारे क्वेश्चन उसी प्रकार से हो रहे हैं अगर आपने ठीक से देखा हो तो। ये अपना 2√3 और ये अपना 3 आ जाएगा, इसको मैं काटूँ 3 2 या 6 और 9 जा, तो आंसर आ जाएगा 29 इंटू 2 कितना होता है, 9 2 जा 18 और 58√3 मीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 15 और रह रहा है, क्वेश्चन 15 करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है अपना। इसको और देखो जल्दी से। स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू अ फुट ऑफ द टावर, मतलब एक टावर दे रखा है और यहाँ पे एक हाईवे जा रहा है, मान लो ये हाईवे। ठीक है, ये टावर है। मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर, एक बंदा खड़ा है यहाँ पे। एक बंदा कहाँ पर है? एक बंदा कहीं यहाँ पे खड़ा है, एक बंदा यहाँ पे खड़ा है। अच्छा, टॉप ऑफ अ टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30। ये बंदा एक कार को देखता है यहाँ से, और एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि यहाँ से अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूँ, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा, वो डिप्रेशन दे रखा है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, यानी कि ये 30 है तो ये 30 है यहाँ पे, ये कार का डिस्टेंस है। अच्छा, विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, ये इसकी तरफ आ रही है। 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60। अच्छा, आप देखोगे कि ये कार यहाँ से चलती चलती यहाँ आ गई है। ठीक है, कोई बात नहीं है, चलती चलती आ गई। अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन अब जो हो गया वो कितना हो गया, वो 60 डिग्री।
यानी कि ये 60 सही आ रहा है, बिल्डिंग के पास बड़ा एंगल है, ठीक है, यही बताया। अच्छा 6 लेटर मतलब 6 सेकंड बाद ये कार यहाँ पे आ गई है। फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, 6 द एंगल ऑफ डिप्रेशन तक। अच्छा आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस बताना है। मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, टी टाइम ले रही है, और यहाँ से लेके यहाँ कितने टाइम में पहुँची, 6 सेकंड में, 6 सेकंड में तो पहुँची यहाँ से, और ये टी। अच्छा ठीक है, ये टी है। अच्छा यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। अच्छा मैन स्टैंडिंग और कुछ टाइम वगैरह दे रखा है, विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60, फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस फुट। अच्छा आपको पता होगा, मैं जब भी कोई क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आपसे बोलता हूँ स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये याद रखो। इसकी मदद से हम इस क्वेश्चन को अब करेंगे। स्पीड यूनिफॉर्म है, यानी कि स्पीड चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। अच्छा यहाँ से मैं इस टाइम को कैसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इस टाइम को ऐसे लिख सकता हूँ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम को मैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड भी लिख सकता हूँ। अच्छा ठीक है, टाइम को मैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड भी लिख सकता हूँ। तो पहले वाले अगर मैं इसके हिसाब से देखूँ, टी की वैल्यू 6 है। अच्छा डिस्टेंस कितना है, इसको x मान लो, इस वाले डिस्टेंस को x मान लो, और इस वाले डिस्टेंस को y मान लो। अब सॉल्व करो, एक बार 1060 लगाओ, 1060 और एक बार 1030 लगा लो, ठीक है। अच्छा 1030, इसके हिसाब से 1030 ये वाली हाइट h मान लो। अच्छा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि y प्लस एक्स, h अपॉन वाई प्लस एक्स, इसको मैं सॉल्व करूँ 1031 अपॉन √3 इक्वल्स टू h अपॉन वाई प्लस एक्स। अच्छा h की वैल्यू अगर मैं पता लगाऊँ तो y प्लस एक्स अपॉन √3, ठीक है, ये h की वैल्यू। चलने दो अभी गाड़ी को आगे, पता लगेगा आप। 1060 की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि h अपॉन वाई। अच्छा 1060 कितना होता है, 1060 होता है √3। अच्छा h की वैल्यू यहाँ से यहाँ रख दो, y प्लस एक्स अपॉन √3y, तो यहाँ यही y प्लस एक्स अपॉन √3, तो यहाँ से √3 को मल्टीप्लाई करें तो 3y इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स, और आगे बढ़ें तो y को यहाँ लाएँ तो 2y इक्वल्स टू एक्स। अच्छा y और x क्या है, ये हमारे डिस्टेंस है। अच्छा ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या होगा, ये वाला जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस अगर मैं यहाँ से निकालूँ, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड यूनिफॉर्म है मतलब s इंटू टी। वाई क्या होगा, ये जो y है 2 तो है, ये y क्या है, स्पीड इनटू टाइम। मान लो स्पीड कुछ s है और टाइम दे रखा है t, तो ht। अच्छा x क्या है, x है हमारा डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड को यूनिफॉर्म है तो स्पीड अभी भी s है और टाइम है 6, तो यहाँ से आ जाएगा 6s। इससे ये मैंने काटा s, 2 से ये मैंने काटा 3, तो यहाँ से t की वैल्यू आ गई 3 सेकंड, मतलब ये 3 सेकंड ये 6 सेकंड, टोटल 9 सेकंड आएगा आंसर अगर उससे देखें। पूरा डिश 9 सेकंड, ये 3 सेकंड, ये 6 सेकंड, ठीक है। यहाँ से पूछे 3 सेकंड, टोटल पूछे 9 सेकंड, यहाँ से यहाँ 6 सेकंड, आप कोई भी हो वो बता सकते हो। तो ये सारे 15 क्वेश्चन हमारे होते हैं इस चैप्टर के, इजी थे, इसके सिवा कुछ नहीं आता पेपर में, इससे मिले जुले क्वेश्चन आते हैं और सारे में आपने देखा ट्रायंगल बनाया। अच्छा ये वीडियो 1 घंटे की हो चुकी है और मैं आपको ये बताना चाहूँगा हमने 1 घंटे में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया विद थ्योरी, मतलब ईजी चैप्टर है, इससे हम ये कह सकते हैं 1-2 क्वेश्चन के टाइप है वो मैं अगली वीडियो में करा दूँगा, मतलब जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।